हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं और यह इशू जुड़ा हुआ है IR से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? क्या आसियान चीन की चाल में फंस रहा है ना? चीन ऐसी क्या चाल चल रहा है, चीन इस संदर्भ में क्या कुछ गतिविधियां अपना रहा है और आसियान को लेकर के क्या चिंता का विषय है, इस संदर्भ में आज की चर्चा में हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का इस पूरे विषय में क्या स्टैंड है, भारत इस मामले में कहाँ ठहरता है। ठीक है, लेकिन चर्चा की शुरुआत में ही मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि हाल के समय में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया कंबोडिया में, और उस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री को भी आमंत्रित किया गया था और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शिरकत किए और वहां पर उन्होंने अपनी कुछ बातें भी कही। उन्होंने क्या बातें कही और भारत इस मामले में क्या कुछ संदर्भ रखता है, इस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे ही, लेकिन जो मूल मुद्दा रहेगा, मूल मुद्दा आसियान और चीन के ही इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारत और आसियान देशों की यदि हम बात करें, आसियान के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, यहाँ पर डिटेल में उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ये जान लीजिए कि आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है ना, और इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में टोटल 10 देश शामिल हैं। क्लियर? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैप में के माध्यम से बता देता हूँ। ये भारत है ना। आप में से जो भी बच्चे एकदम नए नवेले हैं, परीक्षा की तैयारी में एकदम अभी आ रहे हैं, उनको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि नहीं? जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो शायद पता ही होगा, लेकिन जो नए नवेले बच्चे हैं उनको बताना भी मेरा फर्ज है कि नहीं? तो जो भारत है, भारत का जो सब ये दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ से जो इधर की ओर कई सारे द्वीप हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ना, और इधर की ओर कई सारे छोटे छोटे देश हैं, छोटे बड़े जो भी देश हैं, द्वीपीय देश हैं ये सभी, और ये सभी जो हैं कहलाते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक है ना, इनको आसियान की संज्ञा दी जाती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर? और ये कुल 10 देशों का एक संगठन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम आगे देखें तो भारत और आसियान के बीच में मित्रता के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। 1992 से लेकर करके 2022 तक का ये समय चल रहा है, 30 वर्ष का ये समय गुजरा है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कंबोडिया जो एक महत्वपूर्ण देश है इन आसियान देशों में, तो कंबोडिया में ही आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी अभी नवंबर माह में ही, और इसमें भारत के रक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया था। यह ध्यान रखिएगा कि आसियान में इंडिया इंक्लूडेड नहीं है ना। जो भी बच्चे नए हैं उनको ऐसा न लगे कि भाई कंफ्यूजन हो रहा है। तो आसियान में जो भी देश हैं वो इसी वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है ना। तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत और आसियान, है ना। तो इसलिए इस बात को आप पहले ही समझ लीजिए। आगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बताऊं तो इस बैठक में, रक्षा मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई, इसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। एक चर्चा ये की गई कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को हम हमेशा महत्व देंगे, है ना। इस क्षेत्र में जो यह क्षेत्र है, ये सामने आप एक इमेज देख रहे होंगे, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ देशों का नाम भी आप देख रहे होंगे, जैसे कि वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। ये सभी जो देश हैं, तो इस पार्टिकुलर रीजन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चीन भी आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो ये चीन भी यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में शामिल नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। चीन जो है ऊपर में है ना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ऐसे इस तरीके से ही जो देश हैं वही आते हैं। यहाँ पर चीन जो है एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या यहाँ पर इसकी भूमिका है, इसके बारे में तो अभी हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन
जो इस बैठक में बातचीत की गई वहां हम यदि नजर दौड़ाएं तो इसमें यही कहा गया है कि हम क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा को महत्व देंगे और साथ ही आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध हम सभी मिलकर करके काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा गया कि दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया जाएगा। ठीक है ना, यहां पर एक शब्द आ रहा है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, और ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये साउथ चाइना सी के तौर पर ही, दक्षिण चीन सागर के तौर पर ही जाना जाता है। और ये है चीन। चीन के दक्षिण में यह एक समुद्री क्षेत्र है और इसको सामान्य तौर पर दक्षिण चीन सागर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसके रणनीतिक महत्व पर जोर दिया गया है। रणनीतिक महत्व का मतलब यह हुआ दोस्तों कि इस क्षेत्र में जो भी देश हैं वो सभी इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने में एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आए। किसी भी स्तर पर कोई यदि डिस्प्यूट, कोई भी यदि विवाद खड़ा होता है तो उसका एक मिलजुल कर करके जो समाधान होना चाहिए वह समाधान निकालने की कोशिश करें। और साथ ही इस क्षेत्र का जो एक भौगोलिक महत्व है ना, और साथ ही आर्थिक महत्व है, तो उस महत्व को हमेशा इस क्षेत्र के देशों के बीच में समान रूप से साझेदारी के साथ उसका वितरण करने की कोशिश करने की आवश्यकता है ना। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो दक्षिण चीन सागर का यह क्षेत्र है यह किस कारण से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, बहुत ही सामान्य सी बात है दोस्तों कि जब भी किसी भी चीज के वैल्यू के बारे में जानकारी होती है तो फिर एक अपेक्षा होती है, एक आशा होती है सभी की कि हम उसको अचीव करें, हम उसको प्राप्त करें, है ना। ये कॉमन सी बात है ना। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में देखी जा रही है। दक्षिण चीन सागर का वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा है और इसी कारण से इसको लेकर करके अक्सर हाँ टकराहट की स्थिति देखी जाती है ना। क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य तौर पर और वैश्विक स्तर पर भी कई ऐसे देश हैं जो कि इस क्षेत्र में आकर करके एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से ऐसे देश हैं इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, है ना। लेकिन पहले तो ये समझिए कि भाई ये जो दक्षिण चीन सागर है आखिर ये इतना वैल्यूएबल क्यों हो जा रहा है ना। इसका वैल्यू इस कारण से है दोस्तों कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता है ना। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इसमें तेल, प्राकृतिक गैस, है ना, मत्स्य क्षेत्र के तौर पर भी इसका महत्व देखा जाता है। ठीक है, साथ ही व्यापारिक मार्ग, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के तौर पर भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है। तो प्राकृतिक संसाधन के स्तर पर तेल, प्राकृतिक गैस के स्तर पर, साथ ही मत्स्य क्षेत्र और व्यापारिक मार्ग। क्लियर। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा कि चीन का प्रभाव इस क्षेत्र पर बहुत अधिक है ना। चीन का प्रभाव, है ना, और यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है इस क्षेत्र में बाकी कुछ देशों के इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इस क्षेत्र में चीन का जो दबाव है ये वो लगातार उपस्थित है। चीन जो है इस क्षेत्र के कई हिस्सों पर अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज करा चुका है। कई द्वीपों पर इसने अपने बेसिस बनाए हैं और उन पर अधिकार किया हुआ है। कहीं पर पूरे तौर पर अधिकार किया हुआ है, कहीं पर आंशिक तौर पर अधिकार किया हुआ है। और ये इनफैक्ट ये कहता है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये मेरे कब्जे में है ना, और किसी को यहाँ पर दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ पर दखलंदाजी करेगा उसके साथ फिर हमारा जो रिश्ता है वो ठीक नहीं होगा। ये ऐसी बातें वो करता है चीन, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर अब समझने की आवश्यकता है कि आखिर इससे संदर्भित जो अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ अपना दृष्टिकोण रखते हैं,
है ना। जाहिर सी बात है अब यहाँ पर टकराहट तो होगी ना। अब एक बंदा जो है वह चाहता है कि सारा जो माल है हम ही हड़प ले, है ना। बाकी जो लोग हैं, बाकी लोग उस पर किसी भी स्तर पर कोई अधिकार रख ही नहीं सकते। तो इस कारण से यह जो चुनौती है, यह चुनौती यहाँ पर निकल कर सामने आ जाती है। चलिए अब आगे इसको और थोड़ा देखें। देखिए, दक्षिण चीन सागर के कंटेक्स्ट में एक आचार संहिता की चर्चा की जाती है ना। आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट, इसकी चर्चा की जाती है। ये है क्या और ये कैसे इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसको हम थोड़ा सा शुरू से समझते हैं। देखो, होता है ये कि 1995 में चीन ने क्या किया कि मिस्चिफ रीफ पर कब्जा कर लिया, है ना। कब्जा कर लिया उसने, ठीक है। वो कहां पर था? वो फिलीपींस के पलावन नामक एक स्थान के पास था, उसके नजदीक में था। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1996 में इस मामले को लेकर करके आसियान देशों ने, क्योंकि जो फिलीपींस था, फिलीपींस आसियान के अंतर्गत ही एक संगठन, एक देश है ना। आसियान में ही फिलीपींस एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर जाना जाता है। इसकी राजधानी मनीला है और यहीं पर जो मिस्चिफ रीफ है, तो पलावन से लगभग 200 के आसपास की दूरी थी, वहां पर इसने कब्जा कर लिया चीन ने। जाहिर सी बात है, चिंता की बात हो गई फिलीपींस के लिए। तो इसके बाद 1996 में क्या हुआ, आसियान देशों ने कहा कि हम एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हैं, है ना। संयुक्त घोषणा पत्र, ठीक है। अब इस संयुक्त घोषणा पत्र में क्या कहा गया, इसमें यह अपेक्षा की गई कि भाई इस क्षेत्र में, जो दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाए, शांति व्यवस्था को महत्व मिले, है ना, और साथ ही दीर्घावधिक स्थिरता रहे, है ना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहे। इसकी बात इन देशों ने की इस घोषणा पत्र के माध्यम से, ठीक है। बाद में फिर क्या होता है, इसके बाद 2002 में जाकर करके एक डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट की बात होती है। डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट, है ना, आचार घोषणा पत्र, ये हम कह सकते हैं। फिर आचार संहिता से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है। किनके बीच में? तो आसियान और चीन के बीच में। जाहिर सी बात है, चीन के साथ ही तो टसल चल रहा था ना, तो आसियान और चीन के बीच में, ठीक है ना। और इस डिक्लेरेशन में यह अपेक्षा की गई कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता हम लाएंगे इस इलाके के लिए। और वह आचार संहिता ऐसी होगी जिसके माध्यम से हम सभी देश मिल करके आपस में बैठ करके एक रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, और उस रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर, उस नियम और विनियम के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, उसका शांतिपूर्ण समाधान करें, और जो कि सभी देशों के हित में हो, है ना। तो इसीलिए अपेक्षा की गई कि हम कोड ऑफ कंडक्ट, यहां पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, COC, कोड ऑफ कंडक्ट की अपेक्षा लाई नहीं गई थी भाई, ये ध्यान रखना, अपेक्षा की गई कि हम लाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ये अभी तक लाया नहीं जा सका है, ठीक है ना। अच्छा, इस संहिता से जुड़े हुए कुछ अन्य पक्षों की यदि हम बात करें, तो एक जो फैक्टर है वो ये है कि अब प्रश्न ये उठता है कि कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कैसे किया जाए, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं।
क्या सवाल है इसमें? यह है कि भाई इसका जो ज्योग्राफिकल स्कोप होगा वो क्या कुछ होगा, है ना। भौगोलिक क्षेत्र, इससे संदर्भित, इस संहिता से संबंधित जो भौगोलिक स्कोप होगा वो क्या कुछ होगा। ये बात क्यों कही जा रही है, तो इसको आप एक बार इस इमेज से समझ सकते हैं, है ना। अब ये जो पारासेल है इस पर वियतनाम भी दावा करता है और चीन भी दावा करता है। पारासेल पे वियतनाम जो है वो कहता है कि ये हमारा है, चीन कहता है कि नहीं ये हमारा है। उसी तरीके से एक है स्कारबोरो शोल, है ना। स्कारबोरो शोल पर फिलीपींस अपना दावा करता है। फिलीपींस देखो यहीं पर है ना। और इसी के पलावन द्वीप के पास में कहां पर, मिस्चीफ रीफ पर चीन ने कब्जा कर लिया था 1995 में। तो स्कारबोरो पर फिलीपींस कहता है कि ये मेरे कब्जे में होना चाहिए, चीन कहता है कि नहीं ये मेरा हिस्सा है ना। तो इस तरीके से जो ये द्वीपीय स्तर पर एक दुविधा की स्थिति है, ये कैसे इसको निपटाया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए, बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर सामने आया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि भाई जो कोड ऑफ कंडक्ट की बातचीत की जा रही है, क्या ये बाध्यकारी होगा या गैर बाध्यकारी होगा, है ना। बाध्यकारी हो या नहीं, है ना। बाध्यकारी हो जाएगा तब तो चीन के लिए एक व्यवस्था हो जाएगी कि भाई इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसको मुझे फॉलो करना चाहिए। तो इसको लेकर करके चीन जो है वो ये में है, दुविधा में है कि इसको हम माने या ना माने। जो बाकी आसियान के देश हैं वो चाहते हैं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हो ये बाध्यकारी हो, है ना। लेकिन चीन जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताऊं कि वर्ष 2016 में, है ना, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2016 में एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, संगठन है, उसका नाम है यूएन क्लोज, है ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, है ना। संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन है, एक अभिसमय है, किस संदर्भ में, तो समुद्री कानूनों से संबंधित, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसके अंतर्गत एक पीसीए, है ना, ध्यान रखिएगा, पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक निर्णय भी दे दिया था 2016 में। और उस निर्णय के माध्यम से जो चीन ने पलावन जो द्वीप है फिलीपींस का, उसके पास में एक आइलैंड को चीन ने हथिया लिया था। और इस आर्बिट्रेशन ने कहा कि भाई आपने जो हथिया लिया है ये आप दे दीजिए वापिस फिलीपींस को, है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पर यूएन क्लोज जो है वो चीन के अधिकार का, चीन की दावेदारी का एक तरीके से विरोध करता है, क्योंकि चीन ने एक बहुत व्यापक क्षेत्र पर अपनी दावेदारी इस क्षेत्र में कर ली है ना। और इस कारण से यूएन क्लॉज जो है, जो ये संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय है, यह कहता है कि आपने इस तरीके से जो ये दावेदारी की है ये इस नियम के विरुद्ध में है ना। यहाँ पर मैं फिर से एक वो चित्र दिखाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि चीन किस कॉन्टेक्स्ट में इस पर अधिकार करता है। देखो ये जो लाल रंग से आप कुछ लाइन देख रहे हैं, इसको 9 डैश लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन का मतलब ये होता है कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश, है ना, इस तरीके से रेखांकित किया गया है मानचित्र पर चीन के द्वारा। और इस पर चीन कहता है कि जहां जहां पर ये रेखांकन है ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जो भी क्षेत्र इस दायरे में आता है, ये सब हमारे कब्जे में है ना। और इसी का विरोध करता है यूएन क्लॉज, है ना। संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय कहता है कि इतना जो क्षेत्र आप अपने पास में दावेदारी की बात करते हैं, यह इस नियम के अगेंस्ट में है, इसके विरुद्ध में है ना। तो यहाँ पर इस माध्यम से भी 2016 में भी यूएन क्लॉज के इस आर्बिट्रेशन के माध्यम से फिलीपींस को वापस देने की बात की गई थी। और इस लिहाज से एक संकेत मिलता है कि चीन जानबूझ करके इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी को विस्तारित करने की योजना बनाता रहता है। तो ये सब कुछ ऐसे पक्ष हैं जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी सोच लीजिए कि भाई ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात चल रही है, बीते कुछ समय से चीन ने इसके प्रति थोड़ा सा इंक्लिनेशन भी दिखाया है, थोड़ा सा झुकाव भी दिखाया है। झुकाव क्यों दिखाया है? इसके पीछे का एक कारण यह है दोस्तों कि यदि कोड ऑफ कंडक्ट को मान लिया जाता है, उसको अपना लिया जाता है, तो फिर इसमें कुछ अब ऐसे प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं जो कि चीन के हक में, चीन के हित में हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि हाल के समय में कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ ऐसे प्रावधानों की चर्चा की गई है जो कि चीन के हित में होगा। और जो पारासिल आइलैंड या फिर स्कारबोरो आइलैंड की बात चल रही है या फिर स्प्रैटले आइलैंड की बात चल रही है, जिस पर चीन आंशिक और पूर्ण रूप से कब्जे की बात करता है, तो ये सभी जो है इस कंडक्ट के माध्यम से उसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। और जो यूएन क्लॉज है, यूएन क्लॉज इससे नकारता है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र आपके कब्जे में तो आ ही नहीं सकता है। तो इस लिहाज से यहां पर ये सोचने वाली बात है कि क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट इस संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के जो कानून है उसके साथ ये संगत है या नहीं है। क्योंकि आसियान देश तो अपने हिसाब से चाह रहे हैं कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट ले आए ताकि सभी देश मिलजुल करके इस हिस्से का उपयोग कर सके। लेकिन यहां पर एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि भाई क्या ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात चल रही है, ये कोड ऑफ कंडक्ट संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के कानून से संबंधित है ना। और यदि इससे संबंधित नहीं है तो फिर इसको तो माना ही नहीं जाएगा। हालांकि चीन जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि चीन ने अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को यदि हम मान भी लेंगे तो हमें कोई हानि होने वाली है नहीं, है ना। और इनफैक्ट आसियान देशों को ही नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि 9 डैश लाइन की जो बात वो चीन करता है वो सब इसके कब्जे में आ जाएगा, इसको यदि अपना लिया गया तो। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण अड़चन है वो यही है कि भाई संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसे लेकर करके भारत ने भी इस बैठक में एक अपेक्षा की है आसियान देशों से। और केवल भारत नहीं बल्कि अमेरिका ने भी, जापान ने भी, इन सभी देशों ने आसियान देशों से ये अपेक्षा की है कि भाई बड़ा थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप चीन के बहकावे में आ जाए। इसलिए मैंने टाइटल में बनाया था कि आसियान क्या चीन की चाल में फंस रहा है, क्योंकि चीन अपना हित छोड़ करके कैसे दूसरे का लाभ चाहेगा, ये तो शायद ही संभव है ना। तो अब चीन चाहता है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट को हम अपना लेंगे तो हमारे लिए तो वल्ले वल्ले है ना। इसी लिहाज से यहाँ पर एक अपेक्षा की गई है इन देशों से। सभी देशों ने, भारत, जापान, अमेरिका, इन सभी देशों ने ये आसियान से कहा है कि आप इन सभी बातों को अच्छे से जांच परख लीजिए, देन फिर इस पर आगे कोई काम कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई भारत इस मामले में किस तरीके से पेश आ रहा है ना। भारत का यहाँ पर क्या एक हित है। जाहिर सी बात है, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर चर्चा करते हैं तो ये ध्यान रखना कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है ना। राष्ट्रीय हित को महत्व देते हुए ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करता है और उसके इतर वो नहीं जाता है ना। उसके इतर वो जाएगा तो उसका नुकसान हो सकता है। क्लियर? तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो भारत का इस मामले में क्या कुछ हित दिखता है, देखो यहाँ पर यह है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यह क्षेत्र क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के तौर पर काम करता है। तो भारत का जो व्यापार है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, तो वो इस मार्ग से और बेहतर तरीके से हो सकता है ना। जापान के साथ इस व्यापारिक मार्ग से और बेहतर तरीके से संबंध और संपर्क स्थापित हो सकता है ना। इसलिए भारत इस क्षेत्र में रुचि ले रहा है। इसके अलावा केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और अमेरिका, इन चारों ने मिलकर करके क्या बनाया हुआ है, क्वाड बना दिया है ना। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने क्वाड बना दिया है और ये चारों जो है हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में
एकजुटता दर्शा रहे हैं आर्थिक स्तर पर और रणनीतिक स्तर पर। अब जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो भारत भी इनके साथ में शामिल है ना। और भारत का चीन के साथ कैसा संबंध है ये तो सभी को पता है। ऐसे में अमेरिका जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित करके और इस वाले क्षेत्र में, हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में भारत यदि अपने प्रभाव को व्यापक करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना। तो इस लिहाज से इन चीजों को भी समझने की आवश्यकता है ना। और अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊं कि दक्षिण चीन सागर में अक्सर एक जो टकराहट की स्थिति देखी जाती है वो चीन और अमेरिका के बीच में अक्सर ये जो टकराहट है सामने आ जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी फिलीपींस के दौरे पर, है ना, इस पर मैंने एक मुद्दे की बात भी बनाया था। और फिलीपींस के दौरे पर जब वो गई तो वो पलावन द्वीप पर भी गई थी, जिसकी चर्चा अभी मैंने की भी, है ना। पलावन द्वीप पर वो गई थी और वहां पर थोड़ा सा निरीक्षण भी की। क्यों निरीक्षण की? क्योंकि अमेरिका वहां पर एयर बेस बना रहा है ना। और उस पलावन द्वीप से थोड़े ही दूर पर स्प्रैटली आइलैंड है, जहां पर आंशिक रूप से चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक रणनीतिक जो टकराहट है ये यहाँ पर उभर कर सामने आ जाती है ना। तो इसी संदर्भ में इन्हीं पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आसियान से यह अपेक्षा है इन सभी देशों की कि आगे कोई भी कदम उठाए तो इन सभी बिंदुओं को अच्छे से जांच पर रख ले, है ना। और बाकी जो देश हैं वो तो अपना हित चाह ही रहे हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि दक्षिण चीन सागर में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिस पर चीन और अन्य आसियान देशों के बीच में विवाद की स्थिति देखी जाती है। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।